Recording in progress. नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, किसी भी प्रकार का डर हमारे जीवन में हमारी प्रगति में बाधक बन जाता है। चाहे वो एग्जाम फोबिया हो, कहीं जाने में डर लगता हो, स्टेज फियर हो, फेलियर होने का डर हो, किसी नियर एंड डियर वन को गंवा देने का डर हो, डूबने का डर हो, ऊंचाई का डर हो, किसी भी प्रकार का डर हो। लेकिन अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार का डर पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी ग्रोथ को रोक देता है। कल के सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम हमारे डरों पर विजय पाए और उसका लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्रार्थनाएं, पावरफुल ऑटो सजेशंस हमने कल के सेशन में देखे थे। इसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ेंगे और थोड़े और डीपर इंसाइट्स इसी सब्जेक्ट पर लेने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट। हमारी मिरेकल मॉर्निंग क्लब की बुक रीडिंग सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही जीवन उपयोगी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक में टोटल 20 चैप्टर हैं और हम ऑलरेडी उसके 19th चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। तो इस बुक की पूर्णाहुति की और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि हम हमारे मन में किसी भी प्रकार का अगर डर है, उससे हम संपूर्ण रूप से मुक्ति कैसे पाएं, ताकि हम हमारे लक्ष्यों की ओर फास्ट जा सकें, उसे जल्दी से हासिल कर सकें। तो कितने लोग रेडी है इसके लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, जल्दी से जल्दी से सभी लोग टाइप करें। यस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले अपने डर पर विजय पाने के लिए अपने डरों की जांच करें। एक बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सेल्स प्रमुख ने मुझे बताया कि जब उसने पहले पहल सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू किया था, तो वह इमारत के 5-6 चक्कर लगाता था। तब कहीं जाकर उसमें ग्राहक के घर की घंटी बजाने की हिम्मत आ पाती थी। उसके सुपरवाइजर बहुत ही अनुभवी और समझदार थे। एक दिन उसने सेल्समैन से कहा, दरवाजे के छिपे पीछे राक्षस से मत डरो। ऐसा कोई राक्षस नहीं है, तुम एक झूठे विश्वास के शिकार हो। सुपरवाइजर ने उसे आगे बताया कि डर का आभास होने पर वह डटकर खड़ी हो जाती थी। वह सीधे डर की आंखों में आंखें डालकर देखती थी। जब वह ऐसा करती थी, तो हमेशा पाती थी कि उसका डर गायब और उड़न छू हो गया है। राइट? तो कल के सेशन में हमने देखा था कि अगर हमें डर पर विजय पानी है, तो हमें वही काम करना है जिस काम को करने में हमें डर लगता है। राइट? तो ठीक उसी तरह इस सुपरवाइजर ने यही किया था। वो सीधे सीधे वो ग्राहक की आंखों में ही आंखें डालकर बात करती थी, जिसके कारण अपनी सर्विस या फिर जो प्रोडक्ट वो उन्हें देती थी सेल्समैन के तौर पर, उसको रिप्रेजेंट करने के वक्त उसके मन से वो डर पूरी तरह से उड़नछू हो जाता था। राइट? आगे एक और एग्जांपल बताते हैं लेखक कि वह जंगल में पहुंच गए। अमेरिकी सेना के एक पूर्व पादरी जॉन एन ने मुझे बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे जिस जहाज पर थे, एक एंटीक्राफ्ट मशीन गन की गोलाबारी से वह जहाज तबाह हो गया। उन्हें जंगल से ढके न्यू गिनी के पहाड़ों में उतरना पड़ा। जाहिर है कि वे डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि डर दो तरह का होता है, सामान्य और असामान्य। वे जानते थे कि उस वक्त जो असामान्य डर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, वह दहशत का निकट संबंधी था, और उन्होंने अपने डर के बारे में तत्काल कुछ करने का फैसला किया। वे खुद से बोलने लगे, जॉन, तुम अपने डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते। तुम्हारा डर सुरक्षा की इच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता है। और इस पावरफुल ऑटो सजेशन के जरिए वो जंगल में पहुंच गए।
तो वे एक छोटी खाली जगह के बीच में खड़े हुए और उन्होंने अपनी सांस को सामान्य किया। इससे दहशत के लक्षण कम हो गए। जैसे ही वे अधिक आरामदेह महसूस करने लगे, वे यह सकारात्मक दावा करने लगे, जो असीम बुद्धिमत्ता ग्रहों को उनकी कक्षा में मार्गदर्शन देती है, वही अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। वे 10 मिनट तक ऐसा जोर-जोर से कहते रहे। जॉन ने मुझे बताया, अचानक मुझे अपने भीतर कोई ऐसी चीज हिलती हुई महसूस हुई। वह आत्मविश्वास और आस्था की हिलोर थी। मैं खाली जगह के एक हिस्से की तरफ आकर्षित हुआ, जहां मुझे एक धुंधली सी पगडंडी दिखी और मैं उस पर चलने लगा। 2 दिन बाद चमत्कारिक रूप से मैं एक छोटे से गांव में पहुंच गया, जहां के लोग बहुत ही दोस्ताना थे, बहुत फ्रेंडली थे। उन्होंने मुझे खाना दिया, फिर जंगल के किनारे तक ले आए, जहां एक बचाव हवाई जहाज ने मुझे बचा लिया। तो जॉन के बदले हुए मानसिक नजरिए ने उन्हें बचा लिया। अपने भीतर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति में उनके विश्वास ने उन्हें ये समस्या का समाधान दिया। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता और अपने डरों का शिकार होता, तो डर का राक्षस मुझसे जीत जाता। शायद मैं डर के कारण भूखा ही मर गया होता। तो इस तरीके से जॉन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल किया और घने जंगल से वो सफलतापूर्वक बाहर निकल आए। राइट? तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आ जाती है, जहां पर हम कई बार अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, यस और नो, और हमें लगता है कि इससे बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन जब हम इस बात को बार-बार दोहराते हैं कि मैं अब फँस चुका हूँ, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, तो आपका अवचेतन आपकी इसी फीलिंग को सच करने में लग जाता है और फिर आपको सचमुच ऐसी और परिस्थितियों के बीच फँसा देता है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं और फिर आप फेल हो जाते हैं। राइट? तो जिस तरीके से जॉन के पास भी ऐसी परिस्थिति आई, तो जॉन ने सकारात्मक नज़रिए को चुना, राइट? इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी आर चूज़िंग। तो जॉन ने पॉज़िटिव रास्ते को चुना और उसके लिए अपने डर पर विजय हासिल करने के लिए बहुत ही पावरफुल ऑटो सजेशंस उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को देता रहा, जिसके बदौलत अवचेतन मन ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया, जहाँ पर वो इंट्यूटिवली चलते गए। और फिर इसी ऑटो सेशन सजेशन के पावर की वजह से हो सकता था ना वहाँ पर उनको कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते थे जो फ्रेंडली नहीं थे, हो सकता था ना, राइट? कई बार ऐसा होता है ना कुछ टापुओं पे जाते हैं, तो वो लोग फ्रेंडली नहीं होते। वो हमें वो दूसरे देश का दुश्मन दुश्मन आदमी समझकर वो हमारी हत्या भी कर सकते हैं। ऐसे कई टापू हैं, जहाँ पर आज भी हम नहीं जा सकते, वहाँ के लोग फ्रेंडली नहीं हैं। लेकिन जॉन जिस टापू पर फँसे थे, जहाँ पर उस जंगल में उनको दूर-दूर तक ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई इंसान बस भी सकता है। लेकिन उनके अवचेतन मन की शक्ति ने उस टापू पर बसे लोगों तक उन्हें पहुँचा दिया, जो बहुत ही फ्रेंडली थे, जिन्होंने उनको उनकी दुनिया में वापस जाने के लिए मदद दी। राइट? तो कोई भी मुश्किल क्यों ना आए हमारे जीवन में दोस्तों, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता हमारे अवचेतन मन के पास होता ही होता है। बस ज़रूरत है उस परिस्थिति में जो हम एंग्ज़ियस हो जाते हैं, डर जाते हैं, एक प्रकार के फ़ोबिया में चले जाते हैं या फिर कन्फ्यूज़िंग स्टेट में चले जाते हैं। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न की जगह एक पूर्ण श्रद्धा का भाव जनरेट करके पावरफुल जो अभी परिस्थिति चल रही है उसके विपरीत पॉजिटिव पावरफुल ऑटो सजेशन रिपीट करते रहने की जरूरत होती है इस दृढ़ भावना के साथ कि मैं इस परिस्थिति से 100% बाहर निकलने ही वाला हूँ। बस बहुत जल्द मैं बाहर निकलने वाला हूँ। इस भाव के साथ उस ऑटो सजेशन को रटते रहना है और फिर जब हम श्रद्धा के साथ उसको दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन उस वक़्त जो हमारी फीलिंग जो नई पावरफुल फीलिंग क्रिएट होती है, उसके अनुरूप
परिस्थितियों का निर्माण करने में लग जाता है और फिर हमें वो चीज मिल जाती है जिसको पाने के लिए हम बेसब्र हो रहे थे। हमें लगता था कि वो चीज हमें नहीं मिल सकती, वो गोल मुझे नहीं हासिल हो सकता और फिर हम उसे पा ही लेते हैं। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं लेखक? एक और एग्जाम्पल देते हैं लेखक यहाँ पर कि कैसे नेगेटिव सोच के कारण उन्होंने खुद को अपनी नौकरी से निकलवा दिया। राफेल एस एक बड़े फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि 3 साल से वे इस दहशत में जीते थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वे हमेशा असफलता की कल्पना करते रहते थे। वे उम्मीद करते थे कि उनके अधीनस्थों को तरक्की देकर उनके ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज की वे कल्पना करते थे वह अस्तित्व में नहीं थी। राइट? तो सोचने की बात यह है कि वो जिस बात को बार बार सोच रहे थे, दरअसल वो अस्तित्व में नहीं थी, उस वक्त परिस्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन बार बार इस चीज को अपने मन में रिपीटेडली सोच सोच कर उन्होंने उसी परिस्थिति को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लिया। ये तो उनके दिमाग का एक बुरा तनावपूर्ण विचार ही था जो अनअवेयरनेस में वो क्रिएट करते जा रहे थे। उनकी तीक्ष्ण कल्पना ने उनकी नौकरी छूटने का भी नाटकीयकरण कर दिया, जिससे वे ज्यादा घबरा गए और गलतियां करने लगे और आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। राइट? तो कल के सेशन में भी मैंने बताया था कि कैसे उस लड़की ने अपने साथ रेप हो रहा है उस चीज को बार बार वो उसका डर अपने मन पर हावी करके उस चीज को बार बार मन में सोच कर ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में उसने आकर्षित कर लिया जिन्होंने आगे जाके उसका रेप कर दिया। तो रेप को उसने अट्रैक्ट किया था। राइट? तो जो भी हम सोचते हैं कई बार हम देखते हैं कि क्या ऐसी चीज को भी हम अट्रैक्ट करते हैं? यस, हमने अट्रैक्ट किया होता है। तो हमारी सोच को पॉजिटिव रखना बहुत ही जरूरी है। राइट? और उसके लिए मैंने बहुत सारी टेक्निक्स ऑलरेडी आपको सिखाई हुई है। जो लोग इस सेशन में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, अगर नकारात्मक विचार आ रहा है तो पहले तो हमें अवेयर होने की जरूरत है कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ। उसके लिए हमें अलार्म टेक्निक का उपयोग करना है। हमारे मोबाइल में हर 1 घंटे का अलार्म लगाना है और जैसे ही अलार्म बजे हमें सोचना है व्हाट आई एम थिंकिंग। अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो तुरंत उसको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना है। अगर कंस्ट्रक्टिव विचार चल रहे हैं तो उसको कैरी ऑन करना है। लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्टिव नेगेटिव नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्टिव भी नहीं है, राइट, जिससे हमारे जीवन में कुछ नया पॉजिटिव उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, बेफिजूल थॉट चल रहे हैं, तो उसको भी प्रोडक्टिव थॉट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि कई बार हम घंटों तक नेगेटिव सोच में चले जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता कि हम कितने घंटों से नेगेटिव सोच रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हमें ये अवेयरनेस आई कि हाय राम, मैं तो नेगेटिव सोच रहा था, तो तुरंत उसको कैंसल कैंसल डिलीट करना है और एक पावरफुल पॉजिटिव ऑटो सजेशन हमें अपने मन को 10 से 15 बार कह देना है। जैसे ही वह हम मन ही मन रिपीट करने लगते हैं, हमारा माइंड उसी विचार को बार-बार रिपीट करने लगता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग थॉट हमारे मन में चलने लगते हैं और उसी विचारों के अनुरूप हमारे मन में भावनाएँ क्रिएट होती है। जिसके कारण हमारे मन में अगर कोई नेगेटिव फीलिंग चल रही थी, राइट? किसी के प्रति जेलसी, किसी के प्रति गुस्सा, राइट? या फिर अनफॉरगिवनेस, राइट, शिकायतें अगर मन में चल रही थी तो उन भावों से हम इंस्टेंटली बाहर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही दोनों ही पावरफुल टेक्निक्स हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं रोज व्हाट्सएप में आ जाता है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं सीखा था कि पॉजिटिव रहें कैसे। तो नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इन दोनों टेक्निक्स को आप इस्तेमाल करके 24/7 एंड 365 डेज आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहना सीख सकते हैं। अपने ब्रेन को उसके लिए ट्रेन कर सकते हैं। राइट? चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उन्होंने उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। राइट, चलिए। हाँ, यस, फिर से बोलते हैं, यस। तो क्या हुआ था, राफेल ने खुद को ही नौकरी से निकलवाया था दोस्तों। उसने सतत नकारात्मक कल्पना और अवचेतन मन को भेजे गए डर के सुझावों पर अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया की थी, क्योंकि वो बार बार वो क्या रिपीट कर रहा था कि मुझे नौकरी से निकल दिया जाएगा, मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को मेरा ऊपरी, मेरा अधिकारी बना दिया जाएगा, वो मेरे बॉस बन जाएंगे और फिर मेरी नौकरी छूटने वाली है। राइट, इस चीज को उसने बार बार दोहराते हुए उसने खुद अपने आप को नौकरी से निकलवाया था। राइट, तो उसकी नौकरी छूटी नहीं थी, उसकी नौकरी छूटी नहीं थी। उसने खुद इस परिस्थिति को अट्रैक्ट किया था अपनी नेगेटिव सोच के कारण। तो अगर हम बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं, किसी एक नेगेटिव सोच पे आकर हमारे ब्रेन की पिन कहीं अटक गई है, तो याद रखिएगा, बहुत जल्द वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने वाला है। राइट, तो किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव अपने मन में ना पालें। कोरोना के टाइम पे भी बहुत से लोगों के मन में नौकरी छूटने का डर बैठ गया था, क्योंकि धंधे बंद हो गए थे, रोजगार बंद हो गए थे, इनकम थी नहीं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की नौकरियां नहीं गई। तो वो लोग थे जिनको ये विश्वास था कि मेरी नौकरी बची रहेगी। राइट, तो अल्टीमेटली उन्हीं लोगों की जॉब गई थी कोरोना के टाइम या फिर मंदी के टाइम। हमने ये भी पिछले सेशनों में देखा हुआ है कि मंदी हमारे माइंड में होती है, बाजार में नहीं। राइट, तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर मंदी चल रही है, तो वहां पर क्या उस इंडस्ट्री के सारे सारे यूनिट बंद हो जाते हैं, सारी कंपनियां बंद हो जाती है? नो, सिर्फ वही कंपनियां और वही यूनिट बंद हो जाते हैं जिनके ऊपर ये डर हावी हो जाता है कि बाजार में मंदी है और अब जरूर मेरा बिजनेस ठप होने वाला है। और जैसे ही ये विचार उस कंपनी के या इस यूनिट के मालिक के मन पर सवार हो जाता है, वो बार बार 24/7 उस डर के ओछाए में रहना शुरू कर देता है। और फिर वही डर उससे वही डिसीजन दिलाता है, दिलवाता है, जिससे उसकी कंपनी को लॉस हो। तो मंदी मार्केट में नहीं, मंदी हमारे मन में है। जबकि उसकी इंडस्ट्री में इतनी मंदी होने के बावजूद भी कुछ कंपनियों ने ग्रोथ किया हुआ होता है, वो तो आगे बढ़े, उनकी तो तरक्की हुई, उनकी कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ा, उनकी कंपनी के क्लाइंट्स भी बढ़े, उनका प्रॉफिट भी बढ़ा, जबकि मार्केट में तो मंदी चल रही थी। तो अगर मार्केट में मंदी होने से कोई भी इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाती है, ऐसा कभी हुआ है? आज तक नहीं हुआ दोस्तों। अगर ऐसा होता तो पूरी इंडस्ट्री ही खत्म हो जाती, पूरे देश की इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाती अगर ऐसा होता तो। लेकिन कितनी भी भयंकर मंदी क्यों ना आई, हर अर्थतंत्र ने फिर से फिनिक्स पंछी की तरह उबरना सीखा। और उस वक्त उस देश के अर्थतंत्र को उभरने में उन लोगों के माइंडसेट ने सहायता की, जो ये मानते थे बाजार में चाहे कुछ भी हो, मेरा बिजनेस चलने ही वाला है, मेरी कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। कॉन्फिडेंस से बिजनेस चलाना सीखा, कैलकुलेटिव रिस्क लेना सीखा उन्होंने। सचमुच मार्केट में मंदी होने के बावजूद भी उनकी कंपनियों ने वहां पर मुनाफा हासिल किया। राइट, तो जी राफेल के साथ क्या हुआ, वो पिछले 3 साल से लगातार ये सोच रहा था कि उसके हाथ नीचे जो काम कर रहे हैं, उसके अंडर काम कर रहे हैं,
उन लोगों को उसका बॉस बना दिया जाएगा और उसकी नौकरी छूट जाएगी। जबकि जब उसने ये सोचना शुरू किया था तब वास्तविकता उससे विपरीत थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो उसको वास्तविकता में किसने बदला? राफेल के अपनी सोच ने। बार-बार उस विचार को वो सोचता रहा, उस डर को उसने 3 सालों तक जिया, पूरी तरह से। और जब वो गहन में उतर गया उसके सबकॉन्शियस में, तो उसके सबकॉन्शियस ने उसी चीज़ को उसके जीवन में मैनिफेस्ट कर दिया। तो उसने खुद ही अपने आप को अपनी नौकरी से निकलवाया था। उसकी नौकरी छूटी नहीं थी, ये समझना है। राइट? तो अभी क्लियर हो गया मनोज जी? आपने बोला रिपीट कीजिए, तो मैंने रिपीट कर दिया। अगर क्लियर हो गया है, तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। फिर हम आगे बढ़ें। यस? हो गया क्लियर? वेरी गुड। चलिए, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। विश्व भ्रमण के दौरान मेरी एक देश के शीर्ष सरकारी अधिकारी से 2 घंटे तक बातचीत हुई। मैंने पाया कि इस आदमी में आंतरिक शांति का गहरा एहसास था। उसने कहा कि हालांकि विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले अखबारों में उसकी लगातार आलोचना होती है, लेकिन वह इससे कभी विचलित नहीं होता है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट? अभी 3 दिन पहले ही ये हुआ है। इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, उस वक्त कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में और हर जगह पे एक ही चीज थी सबके माइंड में, 400 के पार होगा कि नहीं होगा। राइट? तो यहाँ पर इस आदमी के मन में आंतरिक शांति का गहरा एहसास था। राइट? और उसके खिलाफ भी मीडिया में बहुत कुछ उसकी आलोचना, उसकी क्रिटिसिज्म हो रही थी, लेकिन उससे वो कभी विचलित नहीं होता था। और उसकी क्या आदत थी? उसकी आदत ये है कि वह सुबह 15 मिनट तक स्थिर बैठता है और ये एहसास करता है कि उसके भीतर शांति का एक गहरा महासागर है। राइट? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी मेडिटेशन करने के लिए चले गए थे ना साउथ में, कन्याकुमारी। तो इसी चीज को हमारे मोदी जी ने भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। इस तरह से साधना करके वह अपने भीतर जबरदस्त शक्ति पैदा करता है। राइट? तो जो सभी तरह की मुश्किलों और डरों पर विजय पा लेती है। राइट? तो सबके खिलाफ जिन जो भी लोग खड़े थे इलेक्शन में, हर पार्टी के लोगों के खिलाफ मीडिया ने, लोगों ने, सोशल मीडिया में सबकी आलोचना हुई थी। राइट? लेकिन ये जो पूरा जो दंगल हुआ, उस दंगल में जीत किसकी होगी? उसकी होगी जो अपने भीतर हमेशा शांत रहेगा। अपनी आलोचनाओं से वो डरेंगे नहीं। राइट? तो मोदी जी के खिलाफ भी बोला जाता है और फिर राहुल गांधी जी के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला जाता है। लेकिन राहुल गांधी जी की भी ये बहुत बड़ी पावर है कि उनका कितना भी मजाक उड़ाया जाए, वो विचलित नहीं होते हैं और अपना काम उन्हें जो करना है, वो करते रहते हैं। ये उनकी शक्ति है और इसी शक्ति ने अभी तक उनको पॉलिटिक्स में बनाए रखा है। राइट? तो कोई कुछ भी बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पे या फिर किसी स्थान पर, उच्च स्थान पर अगर टिका हुआ है, तो वहां पर कहीं ना कहीं उसके मन का पावर जो है ना, वही काम कर रहा होता है। राइट? तो दोनों पार्टी के लोगों के लिए मेरे मन में बहुत ही इज्जत है। तो मैं किसी भी पार्टी के समर्थन में या विरोध की बात नहीं कर रही हूँ, मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ। राइट? तो उनसे हमें सीखना है। हमारी भी आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म होती है। एक बंदा आके कुछ भी कह देता है और हम तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर ऐसा एटीट्यूड राहुल गांधी जी का या फिर नरेंद्र मोदी जी का होता,
तो कब के सुसाइड कर लिए होते उन्होंने, क्योंकि उनके खिलाफ तो लोग क्या क्या और पता नहीं कैसे कैसे मीम्स बनते हैं, क्या कुछ नहीं बोलते, लेकिन कभी हमने उन दोनों को विचलित होते हुए नहीं देखा है। ये उनका पावर है। यस और नो? अग्री करते हैं दोस्तों? अगर अग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें एजी। तो ये उनका माइंड पावर है, और वही माइंड पावर हमें भी बना के रखना है, ताकि कोई हमारी आलोचना करे, हमको कोई क्रिटिसाइज करे, तब भी हम भीतर से पूरी तरह से शांत रहें। राइट? सास ने एक ताना क्या दे दिया, 3 दिन तक रोती रही पीलो लेकर। ये नहीं होना चाहिए। बॉस ने कुछ कह दिया ऑफिस के 4 लोगों के सामने, दुखी आत्मा बनकर फ्रस्ट्रेशन घर आके घर वालों के ऊपर निकालते हैं। ये नहीं करना है। राइट? तो पिछले सेशंस में ये उनके लिए भी क्या करना है वो भी सिखाया गया है। राइट? अगर वो हमारी आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो अगर उसको उसमें से अगर मुझे इम्प्रूवमेंट करने वाली कोई बात है, तो उसको पॉजिटिवली लेकर हमें उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। उनके लिए नकारात्मक भाव या फिर गुस्सा, इरिटेशन क्रिएट नहीं करना है। और अगर हो सकता है कि उनकी कोई बात ऐसी है कि जो सचमुच गलत है, जहां पर कुछ इम्प्रूवमेंट वाले सजेशंस नहीं मिले हैं अपने को, तो कोई बात नहीं। हमने एक और टेक्निक भी सीखी थी, बावरा है, बावरी है। हो सकता है बॉस घर पे अपनी बीवी से लड़ के आया हो। आपकी सास भी कभी बहू थी, तो बहू के रूप में वो भी प्रताड़ित हुई थी, तो उसको भी तो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालना है, तो वो आप पे निकाल रही है, वो बेचारी विक्टिम है। इस दृष्टिकोण से अगर सोचने लगोगे, तो कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर आपको गुस्सा नहीं आएगा। राइट? तो शांत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ये लेकिन कैसे शांत रहे? उसके लिए कौन से विचार, कौन सा दृष्टिकोण हमारे भीतर लेके आए, ये भी तो सीखना जरूरी है ना दोस्तों। और डे टू डे लाइफ में हमारे नजदीकी रिश्तों में ही ये सारी उलझने आती हैं। वो घर में आती है, वर्क प्लेस पे आती है, हमारे क्लाइंट्स के साथ आती है, हमारे टीम मेंबर के साथ आती है, हमारे बच्चों के साथ आती है, हमारे जीवन साथी के साथ आती है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंशिएट नहीं करता इस चीज को। वो सिर्फ यही देखता है कि जो परिस्थिति आ रही है उसको आप टैकल कैसे कर रहे हो। तो अगर आपने अपने बॉस को इस तरीके से टैकल करना सीख लिया, तो घर जाके अपनी सास को भी इसी तरीके से टैकल करना सीख जाओगी। क्योंकि माइंड के अंदर कैसे इस तरीके के व्यक्ति को हैंडल किया जाता है, उसके स्ट्रॉन्ग न्यूरल पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं। राइट? तो अपने मन में कभी भी नकारात्मक भाव उत्पन्न नहीं होने देना है, और ना ही हमारी हैप्पीनेस का रिमोट किसी और के हाथ में देना है, कि सामने वाला कुछ अच्छा बोले, मुझे प्रेज करे तो मैं हैप्पी, और अगर वो मेरी आलोचना करता है तो मैं दुखी। राइट? इसीलिए गीता में कृष्ण ने स्थित प्रज्ञता की बात की है। अगर कोई आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और आप उछलने लगते हैं, तो गारंटी है कि जैसे ही आपकी आलोचना होगी, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है, तभी भी स्थिर बने रहें। उसको एक अच्छा वाला थैंक यू ज़रूर कहें, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। मन की स्थिरता को बनाए रखना ही सुखमय जीवन जीने की चाबी है, जो गीता में कृष्ण जी ने कहा है। तो अगर अच्छी परिस्थिति में हमारे भीतर अहंकार नहीं आता है, प्रशंसा कोई करता है, उस वक्त हम उछलने नहीं लगते हैं, तो फिर जब कोई आलोचना करता है,
तब भी हमें दुख या पीड़ा नहीं होता। अगर परिस्थिति गलत हो जाती है, खराब हो जाती है, तब भी इसमें भी ईश्वर मेरे लिए कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, ये श्रद्धा का भाव प्रकट होता है। और फिर पॉजिटिव माइंडसेट होने की वजह से उस कठिन परिस्थिति से हम बहुत ही जल्द उबर जाते हैं। ये मेरे कर्मा के कॉन्सिक्वेंसेस है। इस तरीके का एक स्वीकार भाव होता है हमारे मन में, जिसकी वजह से हम कठिन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन को शांत रख सकते हैं। राइट? तो अपने डरों पर विजय पाना मुश्किल नहीं है। पहले तो ये एटीट्यूड में आना जरूरी है कि किसी भी प्रकार का डर हम हमारे ऊपर हावी होने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक पॉजिटिव विश्वास में जीना पसंद करता हूँ, इस एटीट्यूड में रहेंगे। आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वहां पर आपकी रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग उस ऊपर वाले ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस के ऊपर श्रद्धा रखनी है कि मैं उसकी संतान हूँ, वो मेरा पेरेंट है, तो वो कभी भी मेरा बुरा नहीं कर सकता। और अगर कुछ चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है मेरे जीवन में, मैं बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उसके पास मेरे लिए इससे भी कोई बढ़िया अच्छा वाला प्लान होगा। ये ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें सी। फिर हम आगे बढ़ें। राइट? वेरी गुड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ महीने पहले आधी रात को एक दहशतजदा सहकर्मी ने उसे फोन करके बताया कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वे देश की सेना सेना के असंतुष्ट तत्वों की मदद से तख्ता पलटना चाहते थे। जवाब में इस अधिकारी ने अपने सहयोगी से कहा, मैं उस समय पूरी शांति से सोने जा रहा हूँ। हम इस बारे में कल सुबह 10 बजे बातचीत कर सकते हैं। राइट? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। राइट? ये आप तब यूज कर सकते हैं जब आप दो चीजों के बीच चुनाव करने में कंफ्यूज होते हो। अपने बच्चों को भी ये सिखाए। कई बार ऐसा होता है, खासकर तब जब एग्जाम नजदीक होती है और सारे सब्जेक्ट की तैयारी बाकी है। राइट? बच्चा फिजिक्स लेकर बैठा है और उसके माइंड में ये भी आ रहा है कि मुझे तो दूसरा सब्जेक्ट भी बाकी है, वो भी तो पढ़ना बाकी है। फिर वो सब्जेक्ट उठा के बैठता है, वापिस उसको वो पहले वाला सब्जेक्ट याद आता है कि नहीं नहीं पहले उसको करना जरूरी है। और इस कंफ्यूजन में वो एक भी सब्जेक्ट वो पढ़ नहीं पाता है। राइट? यही चीज, आपको कोई व्यसन है तो उसको छोड़ने में भी इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो। सिगरेट या अल्कोहल पीने की अगर आपको क्रेविंग्स होती है, आदत है हाँ जी आपको, मैडम। व्यसन है, 1 मिनट, 1 मिनट, कौन सी टेक्निक बताए? मैं सुना नहीं, बस बोलना। आप सुनिए मनोज जी, मैं वही बता हाँ। रही हूँ, यही टेक्निक के बारे में बता रही हूँ मनोज जी। यस। क्या करना है उस वक्त? अगर आप चेन स्मोकर है और हर 10 मिनट में सिगरेट की तलब लगती है, तो क्या करेंगे जब भी तलब लगेंगे? अपने माइंड को आदेश देंगे, थोड़ी देर बाद पीता हूँ, रुको, ये बोलना है। राइट? तो इससे क्या होगा? ये नहीं कहना है कि नहीं मुझे तो सिगरेट की आदत छोड़नी है तो मैं नहीं पीऊंगा। अगर ऐसा बोला ना तो फिर वो क्रेविंग्स बढ़ जाएगी। आज तक आपने बहुत कोशिश की है उसको छोड़ने की, लेकिन उसे इसलिए नहीं छोड़ पाए हैं कि नहीं नहीं मैं मुझे तो सिगरेट छोड़ना है, मैं कैसे पीऊं। लेकिन जैसे ही वो थॉट आता है, वो क्रेविंग्स हावी हो जाती है और आप पी ही लेते हो। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कन्विंस कर लेते हो कि हाँ तुम्हें क्रेविंग्स हो रही है, तुम्हारी क्रेविंग्स को पूरी करूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, 10 मिनट बाद, तो क्या होगा? आपके माइंड को क्या लगेगा? हाँ हाँ वो अभी पिएगा। मतलब वो छोटे बच्चे की तरह जिद नहीं करेगा, नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए।
क्रेविंग्स जब होती है तो यही आता है ना, छोटे बच्चे की तरह आपका मन जिद करने लगता है कि नहीं पी लो यार, एक पैक लगा लो अभी के अभी, अभी एक एक ले ही लो सिगरेट, एक कश खींच लो। तो उस क्रेविंग पर काबू पाने के लिए इस टेक्निक को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो कि मैं 10 मिनट बाद पीता हूँ। तो इससे क्या होगा, अगर दिन में आप 2 या 3 पैकेट सिगरेट पीते थे, इस टेक्निक से आप धीरे-धीरे उसकी जो संख्या है उसमें कमी कर दोगे। राइट? दिन में अगर 30 सिगरेट पी जाते थे तो 30 की जगह पे अगर 25 भी हो गई इस टेक्निक से तो बढ़िया है। सिगरेट छोड़ने की दिशा में आपने एक छोटा-सा कदम बढ़ा लिया इस टेक्निक से। धीरे-धीरे क्या होगा कि वो 25 की 20, फिर 10, फिर 5 हो जाएगी, फिर दिन की 1 सिगरेट हो जाएगी और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप उसे छोड़ दो। ग्रेजुअली हो जाएगा वो। धीरे-धीरे वो क्रेविंग्स खत्म हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, 1 सिगरेट आए तो आज नहीं मैं कल पीऊँगा। फिर दूसरे दिन जब कल आए तो उसको क्या बोलना है, आज नहीं कल पीऊँगा। तो कल तो कभी आता ही नहीं है, हमेशा आज ही होती है। कल कभी आता है क्या? तो रोज़ अपने मन को यही बोलना है कि कल सिगरेट पीऊँगा, आज नहीं। इस तरीके से आप सिगरेट से मुक्ति पा सकते हो, राइट? और दूसरे भी तरीके हैं, पिछले सेशंस आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर व्यसन से मुक्ति कैसे पाएँ, वो वाला सेशन आप देख सकते हो। उसमें बहुत डीपर लेवल पर वहाँ पर बात की गई, राइट? तो क्या किया इस अधिकारी ने? वो नहीं चाहता था कि अपने मन को वो नेगेटिव माइंडसेट में लेकर जाकर सोए। वो पॉजिटिव माइंडसेट में सोना चाहता था, इसीलिए उसने क्या कहा अपने सहयोगी से, मैं इस समय पूरी शांति से सोने जा रहा हूँ, हम इस बारे में कल सुबह 10 बजे बात कर सकते हैं। तो जैसा उसने मुझे बताया, मैं जानता हूँ कि कोई भी नकारात्मक विचार तब तक प्रकट नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उस विचार को भावनात्मकता से ना लूँ और मानसिक रूप से स्वीकार ना कर लूँ। मैं डर के उनके सुझाव को मन में रखने से इनकार करता हूँ। राइट? वो चाहता तो वो एंग्ज़ियस हो सकता था, डर सकता था ना कि भई आप तख्ता पलटने वाला है और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। अगर ऐसा कोई कहेगा, तो डरेगा ना इंसान। लेकिन उन्होंने किस चीज़ का चुनाव किया, इस बात पर हम कल सोचेंगे, आज नहीं। इसलिए मुझे तब तक कोई नुकसान नहीं हो सकता, जब तक कि मैं इसे अनुमति ना दूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत उपयोगी होने वाला है ये। तो ध्यान दें कि वह कितना शांत था, कितना ठंडा, कितना अविचलित। वो ज़्यादा परेशान नहीं हुआ और अपने बाल नहीं नोचने लगा था, हाथ नहीं मलने लगा था वो। ये सारे एंग्ज़ायटी के लक्षण हैं, डर जाते हैं तब। अब क्या होगा वाले भाव में होते हैं तब। मैं क्या करूँ? मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तब हम हाथ मलने लगते हैं, बाल नोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मन के केंद्र में शांति का महासागर था और ये आंतरिक शांति बहुत गहरी थी। राइट? तो एग्ज़ाम फ़ोबिया में भी होता है आपके बच्चों के साथ। मैं क्या करूँ? मैं पास होऊँगा कि नहीं? मैं फ़ेल हो जाऊँगा तो क्या? मेरे इतने मार्क्स आए, नहीं आए तो मुझे वहाँ पर जहाँ पे मुझे एडमिशन लेना है नहीं मिला तो क्या होगा? मैं मेरे जीवन में फ़ेल हो जाऊँगा, लोग क्या कहेंगे? मेरे रिश्तेदार ताना मारेंगे। कितना कुछ बच्चा सोच लेता है आपका। तो आपके बच्चे को ये चीज़ सिखा दें कि कोई कुछ भी कहे, ये चीज़ तब तक तुम्हारे मन पर हावी नहीं हो सकती जब तक तुम उनकी बातों को स्वीकार ना कर लो। टीचर कई बार तो टीचर ही होते हैं, टीचर ही बच्चे का मॉरल डाउन कर देते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैथ्स इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, तुमने ग्रुप ए क्यों ले लिया, ग्रुप बी में चले जाओ, ये टीचर ही बोल देते हैं। या ग्रुप बी में क्यों आ गए, ग्रुप ए में चले जाओ। फिजिक्स तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये टीचर ही बोल देते हैं।
और बच्चे पर तो दबाव है, उसको मेडिकल में जाके डॉक्टर ही बनना है। उसके पेरेंट भी यही बोलते हैं, रिश्तेदार भी यही बोलते हैं, और टीचर ने क्या डाला मन में, बच्चे के मन में, ये तुमसे नहीं होगा। तो फिर बच्चा कैसे एकेडमिक में अच्छा करेगा? कितने बड़े तनाव में जिएगा बच्चा। तो आपके बच्चे को ये सिखाओ कि कोई कुछ भी कहे, अगर तुम्हें विश्वास है अपने ऊपर कि तुम कर सकते हो, तो वो टीचर ही क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें उसकी बात को सीधे कैंसल कैंसल डिलीट करना है। ये टेक्निक अपने बच्चों को सिखा दो। अगर टीचर कुछ नेगेटिव बोलती है, बावरी है, कैंसल कैंसल डिलीट, ये करना सिखाओ। और इस वीडियो को देखने वाले अगर आप खुद टीचर हो तो कभी भी अपने स्टूडेंट्स का मॉरल डाउन ना करें। अगर आपको लगता है कि बच्चा नहीं कुछ कर पाएगा तो वो आपके विचार हैं, जरूरी नहीं है कि ये सच हो। उस बच्चे के अंदर असीमित क्षमता पड़ी हुई है, उसके अवचेतन मन के पास असीमित क्षमता है, वो कुछ भी कर सकता है। एज टीचर आपका रोल ये है कि उसकी उस असीमित क्षमता को बाहर निकालने में उसकी मदद करें, उसको डराए नहीं। शिक्षक नहीं, गुरु बने। अपने काम को एक डिवाइन जो आपका नोबल काम करने के लिए आपको ईश्वर ने यहाँ पे भेजा है, इसलिए आपको टीचर बनाया गया है। ये सिर्फ आपकी सर्वाइवल का साधन नहीं है कि महीने की सैलरी मिलती है इसीलिए लेक्चर लेके बात खत्म कर दी, सिलेबस खत्म कर दिया। इस तरीके से अपनी जॉब को ना करें, उसको जॉब के तौर पे ना लें। मैं इस देश के भविष्य का निर्माता हूँ, इस भाव से हर टीचर को जॉब करनी चाहिए। मैं गुरु हूँ। जिस दिन अपने जॉब के प्रति ये परसेप्शन चेंज हुआ ना, फिर भारत को विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। देख लो इतिहास को निकाल के, जिन जिन लोगों ने कारनामे करके दिखाए हैं ना, वहां पर उनके गुरुओं का कितना बड़ा योगदान है। अर्जुन अर्जुन इसलिए था क्योंकि द्रोणाचार्य उसके गुरु थे। कृष्ण तो बाद में आए, और कृष्ण भी कृष्ण इसलिए थे क्योंकि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उन्होंने बहुत सालों तक शिक्षा ली थी। राइट। राम भी राम इसलिए थे क्योंकि उनके गुरु कौन थे? विश्वामित्र। राइट। जो बैकएंड में बहुत बड़ा काम करते हैं, तो आपका वही रोल है। तो आप जो अभी रोल जो निभा रहे हैं, उसके लिए अपने नजरिए को, अपने दृष्टिकोण को बदलें। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खुद को सभी डरों से मुक्त करें। बाइबल में डर दूर करने का एक आदर्श फॉर्मूला दिया गया है। क्या है वो? मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। राइट। यही बताया मैंने कुछ देर पहले कि आप अपनी रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग जिस भी शक्ति में विश्वास करते हो उसको सरेंडर हो जाओ, और वो जो भी कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। अगर विपरीत परिस्थिति आई है तो वहां पर भी मेरा कल्याण ही होगा। यही बात बाइबल में भी कही गई है। राइट। तो ईश्वर यानी गॉड एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है कानून, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों को जाने, समझें कि ये कैसे काम करता है, और इस अध्याय में बताई गई टेक्निक्स में निपुण बने। कल के सेशन में भी हमने बहुत सारी टेक्निक्स देखी हैं। राइट। तो कल के सेशन का वीडियो देख सकते हैं, रिपीटेडली बार बार देखो। अगर आप किसी डर के मारे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो
तो अपने डर पर विजय पाने के लिए कल का सेशन भी देख लेना। राइट, तो आज इसी समय से इसका अभ्यास करें। आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा और आप हर डर से मुक्त हो जाएंगे। तो मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। तो यहाँ पर ईश्वर की जगह आप अपनी रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग कुछ भी वहां पे डाल दो। मैंने अल्लाह को चाहा, मैंने जीसस को चाहा, राइट, मैंने महादेव को चाहा, मैंने कृष्ण को चाहा, मैंने गणपति को चाहा, मैंने हनुमान जी को चाहा, मैंने माता रानी को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने मेरे सभी डरों से मुक्ति दे दी। उसी को सौंप दिया मेरे डर को। राइट, तो डर से मुक्ति पाने का तरीका क्या है? इस चैप्टर का जो टेक अवे है, जिन्होंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया था, पूरा फोकस यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि इस चैप्टर का जो टेक अवे है वो हम देखने जा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले वही काम करें जिसे करने से आप डरते हो। ऐसा करने पर डर की मौत होना तय है। पानी से डर लगता है तो स्विमिंग सीख लें। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं कि मैं इस डर को हराने वाला हूं, तो आप हरा ही देंगे। तो डर क्या है? डर सिर्फ आपके मस्तिष्क का एक नकारात्मक विचार मात्र है। और हम कौन से विचार को क्रिएट करेंगे? वो शक्ति हमारे अंदर है, तो हम उसे सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं। तो इसकी जगह पर सृजनात्मक विचार रख लें। डर ने लाखों लोगों को मारा है दोस्तों, और विश्वास डर से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज्यादा सशक्त चीज कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और यही असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम डर को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की हर अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। राइट, तो किससे प्रेम करेंगे? वो चुनाव हम करेंगे। राइट, आपका जीवन वही है जो आप चुनते हो। तो बेस्ट की ही उम्मीद रखनी है, सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिए और आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। डर के सुझावों का प्रतिकार उनकी विपरीत चीजों से करें। जैसे कि मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली 1000 लोगों के सामने स्टेज पर बोल सकती हूँ, मैं अपनी बात को पूरी दृढ़ता से रख सकती हूँ। राइट, दोस्तों आपको पता है थायराइड होने के पीछे जो साइकोलॉजिकल रीजन ये है, जो बताया गया है, वो ये है कि जो लोग अपनी बात को रखने से डरते हैं, पूरी दृढ़ता से अपनी बात को रख नहीं पाता है, जिसकी वजह से उनको दूसरों की बातों को मानना पड़ता है, जो कि मन ही मन उनको अस्वीकार होता है, और वहां पर एक रिग्रेट चलता रहता है कि मैं इनके सामने बोल नहीं सकती। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट हो सकते हैं, वो आपका बॉस हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपकी टीचर हो सकती है। और बचपन में बार बार ये बात रिपीट हुई थी और सबकॉन्शियस में वो गहन में उतर गई थी, और इसी वजह से आज जो चीज बचपन में हुई, उसकी वजह से जो न्यूरल पैटर्न बने, उसकी वजह से आज आप अपने बॉस के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहे हो। इंटरव्यू में आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हो। अपने क्लाइंट्स के साथ कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे हो,
अपनी सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में आप खुद ही संशय करते हो। उसके पीछे डीप रूटेड कहीं न कहीं कुछ पड़ा हुआ है आपके बचपन में। और जब ये चीज़ें बहुत गहन में उतर जाती है, तो फिर वो थायरॉइड में आ जाता है। वो थायरॉइड ग्लैंड उससे डिस्टर्ब हो जाती है, राइट? तो अपने डरों पर विजय पाना बहुत ज़रूरी है। डर के कारण रोग होते हैं, तो क्या करें? जिससे डर है वो कर दें। एक बार दृढ़ता से कह दें कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकता, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सामने वाला नाराज़ हो जाएगा ना, होने दो। आप अपने शरीर में बीमारियाँ पैदा कर लें, अपनी हेल्थ को नुकसान पहुँचा दें, अपने जीवन को नरक बना लें, इससे अच्छा है कि सामने वाला नाराज़ ही हो जाए। अगर सामने वाला समझदार होगा, आपके साथ उनका जो रिश्ता है, उस रिश्ते की उसको कदर होगी, तो वो सचमुच आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं सुन रहा है आपकी बात, वो जीवन साथी भी हो सकता है आपका, और उसका एटीट्यूड ये है कि मैं जो कहूँ वही तुम्हें करना है। तो वहाँ पर याद रखिए दोस्तों, इस तरीके के कंट्रोल करके आप कभी भी एक अच्छे रिश्ते को एन्जॉय नहीं कर पाओगे। क्या आपको लगता है फिर आपका जीवन साथी आपकी मन रिस्पेक्ट करेगा? मान तो लेगा वो आपकी बात, लेकिन उसके दिल से रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और हमने कुछ सेशन पहले देखा था कि हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए प्यार से भी पहले पति-पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्यार बाद में आता है, रिस्पेक्ट पहले आती है। तो पति-पत्नी का रिश्ता जो है, वो समान होता है, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। तो कभी भी अपने जीवन साथी को दबाने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर उस रिश्ते में आपको कभी फुलफिलमेंट मिलेगी ही नहीं, चाहे आप करोड़ों रुपए कमा लो, चाहे आप अपनी पत्नी को कितने भी सोने के गहने दिला दो, कार दिला दो उसको, लेकिन वो आपको वो सुख नहीं दे पाएगी, जो आप चाहते हैं। और आप ये सोचते रहते हैं, उसको किस चीज़ की कमी है, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी रहती है। सब कुछ तो लाके दिया है, बढ़िया घर है, गाड़ी है, गहने दिलाता हूँ, उसको जो भी शॉपिंग करनी है करने देता हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे वो हैप्पीनेस नहीं दे रही है, क्यों? अपने मन को टटोलना भाई, आपका नेचर कहीं कंट्रोलिंग तो नहीं है। तो ये चीज़ पत्नियों पे भी उतनी ही लागू होती है, कहीं पत्नियाँ भी ऐसी होती है, पति को काबू में रखने की कोशिश करती है। तो जीवन साथी को अपना स्पेस दें, उसकी अपनी पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, जहाँ पर वो साँस ले सकें, राइट? शादी के बाद भी आप अपने पुराने शौक को कायम रख सकते हैं। शादी से पहले अगर आप पेंटिंग करती थी, निटिंग करती थी, शादी के बाद वो छूट गया है, उसको फिर से शुरू करो। शादी से पहले रोज़ आप दोस्तों से मिलने जाया करते थे, और शादी के बाद बीवी ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, आपको अपने दोस्तों के साथ नहीं जाना। उसको थोड़ी स्पेस दे दो, राइट? दोस्तों को मिलने जाओ, लेकिन अपनी पत्नी को क्वालिटी टाइम देने के बाद जाओ। वो रिश्ता पहले आता है, और पत्नी को भी ये समझना होगा
कि अगर वो आपको क्वालिटी टाइम दे रहा है तो आप उनको वो स्पेस दें कि कभी-कभी हफ्ते में 1-2 दिन अगर वो अपने दोस्तों से मिलने भी चले जाया करे तो वो स्पेस उनको दे दो। और टोका-टोकी मत किया करो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ हो? बार-बार फ़ोन करके कब आ रहे हो? ये दोनों पे लागू होता है, पति-पत्नी दोनों पे, राइट? क्योंकि ऐसे व्यवहार से आपके जीवन साथी के मन में डर एक प्रकार का डर पैदा हो जाता है और जो शक करते हैं ना, उसके पीछे आपका खुद का ये बिहेवियर काम कर रहा है। ये क्या बताता है बार-बार कॉल करते हैं कि ट्रस्ट नहीं है, तो सामने वाले को क्या लगेगा आपके जीवन साथी को? ब्याह किया है, तुम्हारे साथ जीवन भर रहने का निश्चय किया है, तो तुम्हें इतना भी ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर। एक बार कह दिया है कि मैं यहाँ पर हूँ, मीटिंग में हूँ, मीटिंग लंबी खींच सकती है, उसके लिए नेगेटिव सोच के बार-बार कॉल करके उनको परेशान करने की क्या ज़रूरत है, राइट? अगर आपकी पत्नी भी ऑफिस में काम कर रही है, ऑफिस में कोई ऐसा काम है, रोज़ रात को 8 बजे आ जाती है, आज ऑफिस में कोई काम है, आज 9 बज गए नहीं आई है, तो शक करने की ज़रूरत नहीं है। उसने बताया तो होगा ना, हो सकता है कोई मीटिंग लंबी चली हो, कोई इम्पोर्टेंट इमरजेंसी काम आ गया हो वहाँ पर कि अभी के अभी उसको निपटाना ज़रूरी हो और जो उसके फ़र्ज़ के दायरे में आता हो, उसको निपटाना ज़रूरी होता है। तो ये एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, वो स्पेस देना ज़रूरी होता है, राइट? और अगर वो स्पेस आपको नहीं मिल रही है, तो आपको वो स्पेस हक से माँगनी होगी, नहीं तो फिर आपके रिश्ते बहुत खराब हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में हर चीज़ मायने रखती है ना, सिर्फ धन-संपत्ति ही मायने नहीं रखती, रिश्ते भी मायने रखते हैं और हेल्थ भी मायने रखती है और हमारे पर्सनल गोल्स भी मायने रखते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं हम हमारे जीवन में। तो सारी चीज़ों को पैरेलल लेके चलना पड़ता है और वहाँ पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, जो हमें हमारे परिवारजनों को देनी चाहिए। अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को, अपने माता-पिता को देनी चाहिए और आप दोगे तभी आपको मिलेगी। दिक्कत ये है कि आपको तो चाहिए वो स्पेस, तो अपने दोस्तों के साथ अभी भी जाते हो, शादी से पहले जाते हो, लेकिन अपनी पत्नी को वो छूट नहीं देते हो। अब शादी हो गई, तुम्हारे पुराने दोस्तों से क्या क्यों मिलना है तुम्हें? ये नहीं चलेगा भाई। तुम्हारे लिए जितने तुम्हारे दोस्त इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी पत्नी के लिए भी उ उन उसके पुराने दोस्त इतने ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ भी उस तुमसे शादी की तो उनसे रिश्ता खत्म नहीं हो गया है वो। ये चीज़ समझनी होगी। चलिए, बात क्या चल रही थी और कहाँ पर चले गए, लेकिन ज़रूरी था ये समझना। क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेके बैठती नहीं हूँ, मैं फ्लो में जाती हूँ, ऊपर से जो मैसेज आते हैं कि मुझे आपको डिलीवर करने हैं, वो मैं कर देती हूँ, राइट? तो अगर पानी में उतरने से डरते हैं तो तैरें, अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें, विजुअलाइज़ करें, खुद को पानी में तैरते हुए। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें, तालाब के पार तैरने की ठंडक और रोमांच को महसूस करें और इसकी एक स्पष्ट तस्वीर बना लें, मेंटल वीडियो क्रिएट कर लें उसका। जब आप ये काम पूरे विश्वास के साथ करते हैं, तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं और यही आपके मस्तिष्क का नियम है। अगर आपको बंद जगहों जैसे लिफ्ट से डर लगता हो, तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें और इसके सभी हिस्सों तथा कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप ये देखकर हैरान रह जाएँगे कि आपका डर कितनी जल्दी दूर हो जाता है, राइट? और उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी करें। अगर 15वें माले पे जाना है,
लिफ्ट आपको ऊपर लेके जाती है, आपको 15 माले चढ़ने नहीं पड़े, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड बनता है ना। तो आप सिर्फ 2 डरों के साथ पैदा हुए थे, गिरने का डर और शोर का डर। सर्वाइवर के लिए 2 ही डर थे, बाकी के सारे डर जो है वो हमने खुद हासिल किए हैं, तो उनसे मुक्ति पाए। सामान्य डर अच्छा है, राइट? तो अपने आप को संभालना। अगर आप 10वीं मंजिल पे खड़े हैं, तो वहां से आप गिर नहीं जाओ, उसके लिए संभल के रहना, उसके लिए थोड़ा डर रखना, वो सामान्य डर है। लेकिन 10वें माले से नीचे देखने में भी डर लगता है, तो फिर वो असामान्य डर है। असामान्य डर बहुत बुरा और विध्वंसात्मक है। डर के विचार लगातार सोचने से असामान्य डर मनोविकार और ग्रंथियां विकसित होती है, और किसी चीज से लगातार डरने से दहशत और आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है। आप असामान्य डर को जीत सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपके दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर देती है। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान रहें जो आपके डर के विपरीत है। यही वह प्रेम है जो डर को दूर भगाता है। अगर आप असफलता से डरते हो तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से डरते हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हो तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। हमेशा यही कहें कि मैं हमेशा प्रोटेक्टेड हूँ। जिस भी शक्ति में आपको विश्वास है वो आपको हमेशा बचा के रखता है, आपकी सुरक्षा करता है। ये भाव रखना है, ये श्रद्धा रखनी है। अगर आप मौत से डरते हो तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें, राइट? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, याद करें उस श्लोक को। तो ईश्वर जीवन है और यही अब आपका जीवन है। प्रतिस्थापन का महान नियम डर का जवाब है। आप जिस भी चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। अगर आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। अगर आप डर की कैद में हैं तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं। तो अच्छे की आशा करें, मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब देता है, ये कभी नहीं चूकता है। तो जिन चीजों से आप डरते हैं उनका आपके मस्तिष्क के विचारों के अलावा कहीं भी अस्तित्व ही नहीं होता है। वो एक इमेजिनरी थॉट होता है और कुछ नहीं। तो विचार रचनात्मक होते हैं। इसीलिए जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वह हो गई है। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो अपने डरों को देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें, अपने डरों पर हंसना सीखें। ये सबसे अच्छी दवा है, राइट? मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा था हमने, राइट? बोमन ईरानी, जैसे जब भी नेगेटिव परिस्थिति आती है वो जोर जोर से हंसने लगता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके अपने विचार के सिवाय कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती है दोस्तों। तो दूसरे व्यक्तियों के सुझावों, कथनों या धमकियों में तब तक कोई शक्ति नहीं है जब तक आप उसको स्वीकार ना कर लें। शक्ति आपके भीतर है, उसे आप डिनाई कर सकते हैं, कैंसल डिलीट करके। और अगर आपके विचार भलाई पर केंद्रित है तो ईश्वर की शक्ति आपके भलाई के विचारों के साथ ही है। सिर्फ एक ही रचनात्मक शक्ति है और ये सद्भाव के रूप में चलती है। इसमें कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है और इसका स्रोत प्रेम है। इसलिए ईश्वर की शक्ति अच्छाई के आपके विचारों के साथ है, राइट? तो दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 19 खत्म हो चुका है।
जिस भी प्रकार का डर हो, हर प्रकार के डर पर कैसे विजय पाए, उनकी सारी टेक्निक्स हमने आज के और कल के सेशन में सीख ली है। उसके लिए क्या करें, कैसे पावरफुल ऑटो सजेशंस खुद को दें, राइट। अगर नकारात्मक परिस्थितियां आती हैं, नकारात्मक लोग आते हैं जिससे डर पैदा हो, तो वहां पर हम डर की जगह पे करेज को चुन सकते हैं, आत्मविश्वास को चुन सकते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखने की बात को चुन सकते हैं, राइट। क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, और फिर आप अपने कौन से डर पर काम करने वाले हैं आज के बाद, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, मैं आप लोगों से आपके सुझाव जानना चाहूंगी। कौन शेयर करेगा? यस, कौन शेयर करेगा? यस, आज मनाली जी भी जुड़ी है। मनाली जी, आप कुछ कहेंगी? आर यू देयर मनाली हेलो। जी? यस। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, अपना वीडियो भी ओपन कर लीजिए मनाली जी। मैम अभी थोड़ा वो कंडीशन नहीं है कि मैं वीडियो ऑन कर हाँ, सकूं। कोई बात नहीं, चलिए जी। चलेगा। फिर आप अपनी प्यारी आवाज सुना दीजिए। थैंक यू मैम। मैंने फर्स्ट डे, आज मेरा फर्स्ट डे है, मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन किया है। हम्म। बहुत यानी बहुत अच्छे थॉट्स आपने शेयर किए हैं, और रियल में इनको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ फोबियाज हैं, थे, अब नहीं है वो, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिस करूंगी इस पे। तो वेरी गुड। रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मनाली जी। जी। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, और जी। मेरी चैनल जो है भाविशा शाह, उसके ऊपर जाकर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाला ये जो प्ले लिस्ट है, वहां पर हाँ आप जी, मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, चलिए अब कौन शेयर करेगा? चलिए, गोपाल जी कहेंगे या राजेश जी? यस, मैं गोपाल जी कहता हूँ चलिए बताएं। घूम फिर के हम दो ही रह जाते हैं शेयर करने कोई बात नहीं। वाले। देखो आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अपने और ईयरफोन जो है ना उसको डिस्कनेक्ट कर ये दीजिए, आपकी इसमें आवाज क्या बहुत स्लो प्रॉब्लम है। होती है? अभी ठीक है? आवाज बिल्कुल ठीक है ठीक अभी? है, परफेक्ट। जितने भी एग्जाम्पल्स आपने शेयर किए अपने 72 साल के जीवन में, हर एग्जाम्पल को फेस किया और निकल के आए, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं पता था कि ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है या किस्मत काम कर रही है या एफर्ट्स काम कर रहे हैं। हर चीज, हर जितने भी आपने, चाहे वो नौकरी छोड़ने वाला था या आपका स्कूल की प्रिपरेशन के बारे में था, हर चीज पे एक दो इंसिडेंट अगर मैं बताना चाहूँ, तो जैसे मेरे घर के अंदर ही, जहाँ में रहते थे हम लोग बचपन में, उसी घर में स्कूल था। तो मैं बचपन में घूमता फिरता खेलता खुलता स्कूल के अंदर ही पहुंच जाता था, तो टीचर मेरे को बिठा लेते थे। तो तब ऐसे ही एडमिशन हो जाता था, उन्होंने बिठा लिया, रजिस्टर में नाम लिखा, एडमिट हो गया। अंडर एज था मैं। तो हम्म। क्या हुआ, हायर सेकेंडरी पे गए तो कहते हैं 16 साल की एज होगी तो एग्जाम दे सकते हो। और मैं 15 का ही था, तो मेरा वो रोक दिया मेरे को वहां पे। तो हम्म। लास्ट मोमेंट पे कुछ एफिडेविट वगैरह दे के एज को रिवाइज किया, और लास्ट मोमेंट पे एडमिट हुए, मतलब एग्जाम के लिए एलिजिबल हुए। तब पता हम्म। लगा कि भाई अब लास्ट मोमेंट पे अब तैयारी करनी है, क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं था कि एग्जाम देना भी है कि नहीं देना। नहीं तो देना है। फिर उसको थोड़े से टाइम के अंदर सारी प्रिपरेशन की और फिर उसको क्वालिफाई किया। ऐसे ही जॉब में क्या हुआ कि वो अपॉइंटमेंट लेटर आना था, ज्वाइन करना है बेंगलोर में जाके, और अपॉइंटमेंट लेटर है ही नहीं। तब ये व्हाट्सएप और ये होते नहीं थे, तब हम्म। टेलेक्स और टेलीग्राम चलते थे। तो टेलेक्स वहां से मेरठ से ट्रेवल करके 100 किलोमीटर दिल्ली गए, कंपनी के ऑफिस में उनको बताया भी मेरा ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट हुआ है,
मेरे को ज्वाइन करना है कल और मेरे पास आज लेटर ही नहीं है कि जाना है कि नहीं जाना। उन्होंने फिर वो टेलेक्स किया, टेलेक्स के बाद घर आए तो जो है टेलीग्राम आया हुआ था। तो उसमें हमारी नानी ने बोला कि मैं गुरुद्वारे गई तो मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। तो आपका जो भी आपने आज पढ़ाया वो सारा कुछ ऐसा लाइफ के अंदर इंसिडेंट सारे हुए, जितनी एग्जांपल्स थी सबको एक एक करके जिया हमने। और उसके बाद घर गए तो वहाँ टेलीग्राम आया हुआ था, तो अगले दिन ट्रेन पकड़ के बेंगलोर पहुंच गए और ज्वाइन किया। तो जॉब में ऐसा हुआ, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा हुआ। उसके अलावा और लाइफ के अंदर जो फेजेस आए उनमें भी इस तरह के किस्से हुए। जो आपने जॉब छोड़ने की बात की तो उसमें भी इस तरह के एग्जांपल्स आए। तो दिस वाज ए वेरी रिलेटेड सेशन टू द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मैंने अपना केस बताया, आप अगर राजेश जी से पूछेंगे तो उनके भी लाइफ में इस तरह के केसेस हुए होंगे। और डर की जहां तक बात है, अब तो डर ये है कि सांसों का क्या भरोसा, कब तक ये रहेंगे कुछ पता नहीं है। आजकल तो सांस अगली वाली आनी है कि नहीं आनी, तो हम लंबे समय तक कैसे जिएंगे इस डर को निकालना है बस। थैंक यू सो मच। उसके लिए क्या करें, आप एक माइलस्टोन बना लें। राइट, अभी आपकी उम्र कितनी है? 72। 72, तो आप तो जवान हो। हाँ जवान है, यही सोच नॉर्मल के हम तो अभी भी देखो, ह्यूमन राजेश जी बॉडी, ने और मैंने अभी ह्यूमन क्लासेस बॉडी ज्वाइन की हुई हैं, ऑनलाइन म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं हम लोग। आज वेरी इनकी क्लास गुड। है, ये सिंगिंग करेंगे और हाँ, मैं हर ह्यूमन क्लासिकल बॉडी, सिंगिंग करता हूँ। यस, हर ह्यूमन बॉडी मिनिमम 120 साल जीने के लिए बना है। यस। तो अभी तो आपको बहुत साल जीना है गोपाल जी। हाँ 70 साल के बूढ़े थोड़ी हो आप, 70 साल के जवान हो। तो पर क्या करना है, एक टेक्निक बता देती हूँ आपको। यहीं पे जो विजुअलाइजेशन है यही करना है। आप अपने आप को 120वां बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखें। आंख बंद करके बैठ जाना है और आपके बर्थडे की केक है जिसके ऊपर 120 लिखा हुआ है, और उस वक्त 120वें बर्थडे पर आप खड़े खड़े नाच रहे हो। मतलब नाच कब रहे हो, आप पूरी तरह से फिजिकली फिट हो तभी नाच रहे हो। आपके बर्थडे के ऊपर आपके पोते पोते जो है ना, उनके बच्चे भी शामिल है उसमें, आपकी बर्थडे पार्टी में होंगे ना भाई। अगर आप 120 साल के होंगे तो आपके पोते के भी तो बच्चे होंगे। तो आपके पोते के बच्चों को देखिए वहां पर, और वो लोग अपने परदादा, पितामह और पितामह को विश कर रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दे रहे हैं, और आप अपने पर पोतों के साथ खेल रहे हैं। पोतों के साथ समुद्र किनारे उनके साथ खेल रहे हो, रग्बी खेल रहे हो उनके साथ, क्रिकेट खेल रहे हो। ये इमेजिन करना शुरू कर दो। और आपका जो बर्थ ईयर है ना, उसमें 120 साल ऐड करके कौन सा ईयर आ रहा है कैलेंडर में, उस ईयर को आप इमेजिन करो। सबसे पहले वो कौन सा ईयर आएगा जब आप 120 साल के होंगे, उस साल के कैलेंडर को पहले इमेजिन करना है। फिर उसी कैलेंडर में आपकी बर्थ डेट को इमेजिन करना है। और उस दिन आपके ग्रैंड सन्स ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है अपने लिए, आपके लिए एक बड़े से होटल में, और आपके सारे रिश्तेदारों को इनवाइट किया हुआ है, बहुत बड़ी पार्टी है। और उस पार्टी में आप डांस कर रहे हो अपनी बर्थडे पे, और आपके साथ आपकी बीवी भी है। ये भी इमेजिन कर लेना भाई वहां पर। उनकी ये इमेजिनेशन से आप अपने जीवन साथी की एज भी बढ़ा रहे हो। देखो कि वो भी आपके साथ खड़ी है, आप दोनों मिलके केक काट रहे हो, एक दूसरे को खिला रहे हो। ये इमेजिन करना शुरू कर दो, फिर ये डर भाग जाएगा कि सांसों का क्या भरोसा, जो आपने अभी बोला ना, सांसें चलने ही वाले। अभी आप जवान हो। और एक बात, अभी हमने अपने आप को बचपन में महसूस करते हैं, हमने क्लासेस ज्वाइन हाँ, कर रखी हैं अभी। क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, अच्छी बात है। अपने हॉबीज को पूरा कर रहे हो, लेकिन साथ ही
हमें अगर ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है ना, तो किसी बड़े पर्पस के साथ भेजा है। तो अब तक तो हम सिर्फ सर्वाइवर के लिए जॉब करते रहे, कुछ बड़ा काम नहीं किया। अब तो अब रिटायर हो गए हैं, तो जो शौक पीछे छूट गए थे, उन शौक को पूरा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये क्या जीवन। तो कोई बड़ा पर्पस ढूंढो, और उसके लिए एक एक ऐसी चीज ढूंढ लो। आप ये भी कर सकते हो कि आप, आपके पास जो भी स्किल है, हो सकता है आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, तो अच्छे से समझा लेते हैं। तो जो लोग आपकी आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो अपने जीवन में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप उनको काउंसलिंग करना शुरू करो। वृद्धाश्रम में जाकर उनको, गाने का शौक है आपको, तो वहां पे कराओके प्रोग्राम करो। वृद्धाश्रम में बहुत से ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जो बहुत नेगेटिव माइंडसेट में है, वो अपने आप को रिजेक्टेड फील करते हैं कि बच्चों ने हमें निकाल दिया घर से, जिसकी वजह से वो बहुत, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन हो गया है। वो रिग्रेट कर रहे हैं कि बच्चों के लिए सब कुछ किया और बच्चे ही अभी हमें रख नहीं रहे। तो वहां पर उनको पॉजिटिव माइंडसेट में लाने के लिए, उनको, उनके मन को प्रफुल्लित करने के लिए कुछ करें, ये भी कर सकते हो आप। रोज जाके उनको काउंसिल करें कि अच्छा हुआ ना तुम वृद्धाश्रम में हो, अपनी मर्जी से जी सकते हो ना, वहां पर तो बहू पता नहीं क्या क्या कहती तुम्हें। बहुत सुंदर आपने ये दिया आइडिया, और इसको डेफिनेटली करो, अनाथ आश्रम में चले जाओ, अनाथ बच्ची को गोद ले लो कोई। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो कुछ अनाथ बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठा लो। कुछ गरीब बच्चे हैं जो सिर्फ पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो बाल मजदूरी को अटकाओ। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए उनको, अभी उनकी खेलने की, पढ़ने की उम्र है, जिसकी जगह पे वो बेचारे 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इश्यू है हमारे देश में, उसके ऊपर काम कर सकते हो आप। तो कोई बड़ा पर्पस ढूंढो। अगर आपको बड़ा पर्पस मिल गया ना, फिर यूनिवर्स आपको जिंदा रखेगा। उस पर्पस को जिंदा हासिल करने के लिए ऐसे बंदों की यूनिवर्स को खोज रहती है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। यूनिवर्स चाहता है कि इसके ऊपर काम हो, और उसके लिए जो सक्षम बंदे हैं उन तक वो विचार भी पहुंचाता है। आज मेरे जरिए आपको ये विचार पहुंचाए गए हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये वही बोल रहा है। मैं माध्यम हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं कर्ता भाव में नहीं हूं। मैं आप तक ये विचार पहुंचाना था, इसीलिए मुझे अभी ये आया विचार कि मैं आपको ये बताऊं। तो वो आप चूज हम्म, करो, आपको क्या करना है, राइट। अभी ठीक एक है, बहुत सुंदर, बहुत जागृति सुंदर। चौहान के वीडियोस आ रहे हैं। एक लड़की जो स्ट्रीट डॉग्स, जो वो अंधे हैं, जिनको कुचल दिया गया है, बीमार है, उन कुत्तों की वो सेवा करती है। वो उनके रील बहुत वायरल हो रहे हैं। जागृति चौहान, वो लड़की, वो तो यंग लड़की है, 20-22 साल की लग रही है मुझे, लेकिन उसने बहुत बड़ा लाइफ पर्पस ढूंढ लिया है। क्योंकि ईश्वर, हम सब ईश्वर की संतानें हैं, जीव जंतु प्राणी भी उसी की संतानें हैं। अगर वो पीड़ा में है, तो यूनिवर्स चाहेगा कि कोई उसके बच्चों के लिए कुछ करे, क्योंकि प्रकृति खुद कुछ नहीं कर सकती, उसको करने के लिए कुछ लोग चाहिए। तो जैसे उस जागृति को वो एहसास हुआ कि मुझे स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ करना चाहिए, और उसने अपने लाइफ का पर्पस ही ये बना लिया। अभी उसने एक कुत्ते से शुरुआत की थी, अभी पता नहीं उसके पास कितने कुत्ते हैं। उन कुत्तों को पालने के लिए बहुत सारे सपोर्ट उसको मिल रहे हैं, सोशल मीडिया से उसको डोनेशन मिल रहे हैं, जो पशु चिकित्सक है उसकी हेल्प कर रहे हैं। शायद वो खुद भी पशु पशु चिकित्सक है, मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो ट्रीट करती है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो खुद पशु चिकित्सक है। काफी सुंदर डॉक्टर लग रही है विचार वो। आपने दिए, एक डायरेक्शन मिल गई है 120 साल का जन्मदिन मनाने की। शुक्रिया, यस। धन्यवाद। और लेट मी सी व्हाट पर्पस आई कैन स्टार्ट
आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस। करो। ठीक है, राइट। शुक्रिया, धन्यवाद राजेश जी। अनाथ बच्चों को गरीब बच्चों को पढ़ाओ, और कुछ नहीं कर सकते, गरीब बच्चों को पढ़ाओ ना। जो मजदूर हम्म। मजदूर माँ बाप है, जिनको खाने के लाले हैं, बच्चे घर पे छोड़ के वो मजदूरी पे जाते हैं, वो फिर गलत संगत में पड़ जाते हैं, और इसी वजह से हमारे देश में क्राइम बहुत बढ़ रहा है। अगर उनको सही शिक्षा मिल जाए मुफ्त में, तो हम्म। आपके आसपास ही मिल जाएंगे। वो ढूंढो आप वो पर्पस, क्योंकि श्योर अभी श्योर, आपका मकसद डेफिनेटली। पैसा कमाना नहीं है, वो आप कमा चुके। अब सिर्फ शांतिपूर्ण जिंदगी जीना आपका मकसद है। तो अगर यस। जितनी जिंदगी अभी आपकी बची है, वहां पर आप कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करके जाओ ना, ईश्वर का काम करके जाओ ना। ओके ओके, डेफिनेटली। बड़ा लाइफ पर्पस ढूंढो, हम्म। क्योंकि उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि अगर मुझे इन बच्चों को बड़ा होते हुए देखना है, क्योंकि वो बच्चे जब तक पढ़ाई नहीं 12th नहीं कर लेते, वो कॉलेज नहीं क्लियर कर लेते, तब तक आपको उनको पढ़ाना है ना। हम्म। तो बहुत बड़ा ठीक है लाइफ आप। पर्पस मिल गया कि नहीं मिल गया आपको? बहुत बड़ा। तो उनकी लाइफ एक में ग्रो होते हुए देखना है आपको। क्लियर रोड मिल गई, जैसे रोड पे हाँ, कोई धुंधलापन आ जाता है ना, कोहरा आ जाता है, तो उसके बाद नजर आना बंद हो जाता है। तो वो कोहरा हट गया, छट गया, और डेस्टिनेशन जो है वो बड़ा मंजिल नजर पर्पस आनी ऐसा ढूंढ शुरू हुई। लो। यस यस। उसके लिए शुक्रिया, भी आप बैठ धन्यवाद। जाओ आंख बंद करके, और अपने सबकॉन्शियस को बोलो मैं क्या करूं। वो खुद आपको दे देगा मैसेज। वही ग्लिम्प्लिक्स दिखाएगा, वो बच्चों को दिखा देगा, वृद्धों को दिखा देगा, या फिर पशु प्राणी को दिखा देगा, जो भी दिखाए। आपका सबकॉन्शियस को पता है आपके लिए बेस्ट क्या है, कहाँ पर आप अपना बेस्ट दे सकते हो, वो आपके सबकॉन्शियस को पता है। वो आप उसी को पूछो कि मुझे बताओ, या फिर आप ये जो जिस भगवान में बिलीव करते हो एक्टिविटीज उनको पूछो। जो आपने बताई हैं, हम ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब इसको थोड़ा बड़े लेवल पे करने बड़े की लेवल कोशिश पर करें। लेके जाओ। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। तो इन एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस है मेरे को, ऑलरेडी कर हाँ, रहे हैं इस तरह उसको की बड़े अभी एक्टिविटी। अभी उसका दायरा बढ़ा दो। श्योर, कुछ लोगों को डेफिनेटली। जोड़ो, आप जैसे लोगों को जोड़ो उसके लिए, ओके। क्योंकि बहुत बहुत लोग हैं ना, लाखों में है इसकी संख्या। आप अकेले हम्म। नहीं कर पाओगे। तो फिर जैसे ही आप काम शुरू करोगे ना, तो आपके जैसे विचारों वाले लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ते जाएंगे। तो पहले अपनी श्योर श्योर। फ्रीक्वेंसी हाई कर लो उसके लिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करे जो आके आपकी हेल्प कर दे। ऐसे लोग आ जाए, अगर वहां पर बहुत सारे धन की आवश्यकता है, तो ऐसे ऐसे धनिक लोग आपके मित्र बन जाए, जिनको लगेगा हम्म। कि ये बहुत नोबल काम कर रहा है, मैं तुम्हें 3 करोड़ दे देता हूँ, कितना अच्छा होगा। जरूरी नहीं है उसके लिए आपके पास पैसे हो। ऐसे पैसे देने वाले लोग भी यूनिवर्स ने रखे ही हैं, जो चैरिटी करते हैं, जिन जो लोग ढूंढ रहे हैं जेन्युइन लोगों हम्म। को। तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट करो उसके लिए, ओके। कि मुझे एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम खोलना है, जहां पर मैं 5,000 वृद्धों को रखूंगा। अभी इतना बड़ा वृद्धाश्रम को मैनेज करना, उसके लिए मैनेजमेंट टीम चाहिए, और वो भी जेन्युइन टीम, जो वृद्धों को अपने माँ बाप की तरह ट्रीट करे। ऐसी वाली यंग टीम भी चाहिए रहेगी। पैसा भी चाहिए रहेगा, संसाधन भी चाहिए रहेंगे, रिसोर्सेज भी चाहिए रहेंगे। एक इंटेंशन रखो, हो जाएगा। कैसे हो गया ना, आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे। शुक्रिया, एक ऐसे स्कूल धन्यवाद। खोलने का डिसीजन लो, देखो कैसे वो बस वाला आ जाता है, ऑटो वाला आ जाता है, टीचर्स आ जाते हैं, बेंचेस आ जाती है। ऑटोमेटिकली कोई आके कहता है मेरे पास ये प्रीमाइसिस खाली ही पड़ी है, उसको अभी आप टेम्पररी स्कूल के रूप में यूज कर सकते हो। फिर वो 2 कमरे का स्कूल कैसे 200 कमरे वाली बड़ी स्कूल बन गई, आपको भी पता नहीं चलेगा। इंटेंशन मैटर्स। थैंक यू। शुरू तो करें। ठीक है, शुक्रिया, बहुत सुंदर जानकारी, सुंदर डायरेक्शन, और अच्छे विचार सुनने को मिले आज। सबसे पहले तो 120 साल का सेलिब्रेशन शुरू करते हैं, यस, वो करना और ही है। फिर उसके बाद एक काफिला लेकर हाँ, चलते हैं आगे। और मुझे भी इनवाइट करना, मैं आऊंगी आपकी बर्थडे पार्टी में।
अरे वाह, ग्रेट। मैं तो जीने ही वाली हूँ। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। यस, थैंक यू सो मच गोपाल जी। आज आपके थ्रू बहुत बड़े मैसेजेस गए हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, पता नहीं कितने लोग देखेंगे। मेरे मरने के श्योर बाद भी श्योर। पता नहीं कितने लोग देखेंगे इस वीडियो को और उनको इनसाइट्स मिलेंगे। तो आपको माध्यम बनाया यूनिवर्स ने, तो उसके लिए मैं आपकी ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस यस राजेश जी, अब आप बताएं। बहुत ही सुंदर चैप्टर, बहुत ही सुंदर तरीके से डर क्या होता है, व्हाट इज फियर, और उसको कैसे दूर करना है उसके बारे में जाना। और अपना परमात्मा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप जिस रिलीजन को भी आप मानते हो, ईश्वर को मानते हो, गुरु को मानते हो, उनके साथ कनेक्ट करते हुए और किस प्रकार से प्रार्थना करते हो, कैसे निकालना है, अपने डर को निकाल देना है बिल्कुल, और डर ये निकल जाएगा। और ये किसी एक के, सबके जीवन में डर जो है कहीं ना कहीं, जीवन के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है। तो बड़ा सरल तरीका आपने बता दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। यस। इस इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग। हाँ, और अपने आप को मन में जवान ही फील करो। जी जी, बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल। स्ट्रेट स्पाइन रखे। आप 25 साल के थे तब कैसे चलते थे? अपने आप को करेक्ट। 25 का महसूस करो ना। जैसा आप महसूस करोगे वैसा आपका बॉडी हो जाएगा। कि बॉडी को नहीं पता कि वो कितने साल की है, वो करेक्ट आपकी माइंड को पता है। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थैंक आप ही को यू। बिलीव पड़ी हुई थी कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, उसकी वजह से आपकी बॉडी बूढ़ी हो रही है। तो करेक्ट उसको रिवर्स कर लो ना। करेक्ट। राइट। तो आई एम 75 ईयर्स ओल्ड नहीं बोलना है। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड हैविंग 50 प्लस एक्सपीरियंस। करेक्ट करेक्ट। 50 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास और भी, और 25 साल का जवान हूं मैं। इस तरीके से 75 ईयर्स का हूँ। जी जी। तो थैंक यू सो मच राजेश जी। थैंक आप यू। जुड़े हैं, आप रेगुलरली आते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आशा है आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जीवन में जो भी डर है, उस डर पर विजय पाने की मास्टर की आप आज के सेशन से आपको मिल गई होगी। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग इस वीडियो को, जो लोग यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, अपने डरों पर विश्वास जरूर पालेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका धन संपत्ति हमेशा बढ़ता रहे, ग्रो होता रहे, आप सभी के रिश्ते मधुर बने रहें, और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का निरंतर प्रवाह हमेशा बहता रहे। ऐसी मैं उस ऊपर वाले से कामना करते हुए इस सेशन को एंड करती हूँ। और मिलेंगे हम मंडे को ठीक सुबह 7 बजे लास्ट चैप्टर को लेकर। वहां पर वही है, अपने आप को जवान कैसे रखें, लास्ट चैप्टर उसी के ऊपर है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं मंडे को।